क्या नाम है भाई साहब आपका? सरवन बीरीवाल। सरवन बीरीवाल। यस सर। हाँ? आशिक बनाया आशिक बनाया अपने। Disturb तेरे बिन सोनी सोनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बिन असर मेरी आहे, तेरे बिन हाँ। आशिक बनाया अपने। वाह 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 वाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। और कंटिन्यू कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम अपने यूनिट 1 के सेकंड पार्ट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन जावा के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पीछे का नहीं पढ़ेंगे, बेसिक नहीं समझेंगे, तो आपको आगे की लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे। सो आई होप कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और अपना पुराने लेक्चर्स को रिवीजन किया होगा। आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे फाइनल मेंबर्स, कमेंट्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो एंड एरे एंड स्ट्रिंग। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है स्टैटिक मेंबर्स। इसके बारे में मैं आपको वन शॉट वीडियो में या एक अलग से छोटी वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक होने वाला है फाइनल मेंबर्स। इन जावा अ फाइनल मेंबर कैन बी अ वेरिएबल, मेथड और क्लास दैट यू डोंट वांट टू चेंज आफ्टर इट्स सेट। जावा में फाइनल मेंबर एक वेरिएबल हो सकता है, मेथड हो सकते हैं और क्लास हो सकती है। कैसी क्लासेस या मेथड या वेरिएबल जिन्हें आप बाद में चेंज करना नहीं चाहते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला आता है फाइनल वेरिएबल। इट इज़ लाइक अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने एक बार साइन कर दिया तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। वंस साइन यू कैन नॉट चेंज इट। वंस अ फाइनल वेरिएबल इज असाइन अ वैल्यू, इट कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी है तो इसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, फाइनल इंट नंबर ऑफ प्लैनेट्स इज इक्वल टू 8। अगर आपने एक बार उसे लिख दिया 8 अपने प्रोग्राम में, इट मीन्स वो ट्रूथ है और आप उसे अब चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनल मेथड भी सेम इसी तरीके से होते हैं। इट्स लाइक ए फैमिली रेसिपी दैट यू डोंट वांट टू एनीवन टू चेंज। एक तरह की फैमिली रेसिपी होती है जिसे आप नहीं चाहते कि कोई भी चेंज करे। अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर रिटन बाई सब क्लासेस। और जो हमारा फाइनल मेथड होते हैं वो सब क्लासेस द्वारा भी कैंसिल नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक फाइनल वॉइड प्रिंट मैसेज एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज अ फाइनल मेथड। इसके बाद आता है हमारा फाइनल क्लास। इट इज़ लाइक ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। ये एक तरह का हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होता है। यू कांट ऐड एनी न्यू स्ट्रक्चर टू इट। आप इसमें कोई भी नई स्ट्रक्चर ऐड नहीं कर सकते हैं। अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। और हमारी फाइनल क्लास एक्सटेंडेड नहीं हो सकती है, मतलब आगे नहीं बढ़ा सकते हम उसे। पब्लिक फाइनल क्लास immutable in class content. Here is an example of a final variable in use. Public class bike. Now हम डिक्लेयर कर रहे हैं फाइनल वेरिएबल, फाइनल int max speed 100. Now void run and attempting to change to value will causes an error. Max speed is equal to 120. This line would cause a compiler error if uncommented. Public static void main string args and bike object is equal to new bike and object dot run. ये एक तरह का बस छोटा सा एग्जांपल है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसमें आप ज़्यादा मत जाइएगा, जस्ट आप इसे याद कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको जस्ट ऊपर से बताना है कि फाइनल मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डेटा टाइप। इससे पहले जो आपने ऊपर पढ़ा है उसका थोड़ा सा यहाँ पे ना डिटेल्स भी बता रखी कि क्या उस प्रोग्राम में हो रहा है, तो उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। इन जावा ए डेटा टाइप इज लाइक अ लेबल ऑन अ बॉक्स। जावा में डेटा टाइप एक तरह का लेबल होता है, टैग होता है एक बॉक्स के ऊपर, दैट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू कैन पुट इनसाइड इट, जो कि आपको बताता है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ रख सकते हैं। इट इज़ अ वे टू टेल टू कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू आर गोइंग टू स्टोर इन द वेरिएबल। ये एक तरह का वे होता है कंप्यूटर को बताने का कि किस तरह का डाटा आप स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, लाइक नंबर स्टोर कर रहे हैं या लेटर्स स्टोर कर रहे हैं या ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ये छोटा सा इसका डायग्राम है, उसे जरूर देखना। अब डेटा टाइप हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा होता है? दीज आर द बेसिक टाइप लाइक नंबर, कैरेक्टर एंड बुलियन वैल्यूज। They are like single item you can put into the box like a toy, a book or a piece of candy.
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? दीज इंक्लूड थिंग्स लाइक स्ट्रिंग एंड एरेज. They are like collection of item that you can put in the box, such as a set of marker or a bunch of grapes. Now next पेज पे हमारे पास है कुछ डेटा टाइप, उनका साइज और उनकी रेंज क्या होती है जावा के अंदर. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केयर, बुलियन. ये डेटा टाइप्स के नेम है और ये उनके साइज हैं. 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 2 बाइट्स एंड 1 बिट. 1 बिट और 1 बाइट ये दोनों अलग अलग है. जब आपकी 8 बिट मिलती हैं तो आपकी एक बाइट बनती है और इनकी रेंज होती है. रेंज का नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला टू फाइंड द रेंज. अगर हम सी की बात करें, करेक्टर में एक बाइट यानी 8 बिट्स आ सकती हैं और जिसका फॉर्मूला होता है -2 की पावर 7. और ये 7 कहाँ से है? जितनी भी हमारी बिट्स हैं उसका अगर हम किसी मेमोरी में या कहीं पे भी एरे में फिट करते हैं तो ऊपर नंबरिंग देते हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है. तो अगर हमारी 8 बिट्स हैं तो वो 0 से लेके 7 तक फुलफिल हो जाएंगी. तो वही यहाँ पे 7 आया हुआ है. 2 की पावर 7 -1. तो इस तरीके से हमारा -128 टू 127 होता है. इंट का भी सेम ऐसे होता है. लेकिन अगर हम बात करें जावा की तो करेक्टर हमारा 2 बाइट्स का होता है. 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स एंड 0 टू 2 की पावर 16 -1. अब ना 0 क्यों आया? क्योंकि हम जो करेक्टर होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, इस वजह से हम उसे 0 से लेते हैं. फ्लोट एंड डबल में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है. सो डेटा टाइप हेल्प ऑर्गेनाइज योर डाटा एंड टेल द कंप्यूटर हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कमेंट्स. Comments in Java are like little notes or explanation you add to your code that help you and other understand what the code is doing. Comment जो होते हैं वो छोटे छोटे से notes होते हैं, explanation होती हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, जो आपको या जिसको आप प्रोग्राम बता रहे हैं या जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया है उसको समझाने के लिए कि पर्टिकुलर कोई पार्ट किस तरीके से काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है. They are like a comment you write in a limit of a book to remember important stuff or explain it to some else. In Java, these commands are ignored by the computer. जावा के प्रोग्राम में ये कमेंट्स इग्नोर कर दी जाती हैं कंप्यूटर द्वारा जब आप अपना कोड रन करते हैं. सो दे डोंट अफेक्ट योर प्रोग्राम. तो ये आपके प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं. ये जस्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थिंग होती हैं. मतलब अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है और मैं कहीं चाहता हूँ कि शायद मैं चीज़ कहीं भूल जाऊँगा तो मैं वहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ कि ये वाला पार्ट मैं इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ. तो बस वही हमारी कमेंट हो जाती हैं. अब नाउ हमारी कमेंट भी 3 टाइप की होती हैं. कौन कौन सी? सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स. सिंगल लाइन कमेंट्स मतलब छोटी सी कमेंट किसी भी चीज़ के लिए. स्टार्ट विद डबल स्लैश एंड आर यूज फॉर शॉर्ट नोट्स. ठीक है, एग्जाम्पल पे देख लेते हैं कोई भी. इंट नंबर इज इक्वल टू 10. मैंने इंट नंबर इज इक्वल टू 10 दिया है और एक कमेंट दे दी है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाट द वेरिएबल नंबर इज फॉर. कि हमारा वेरिएबल नंबर किसके लिए है, वो इंट है, फ्लोट है, क्या है. तो मैंने इंट से बता दिया. तो मैंने यहाँ बताया है कि ये क्या चीज़ लिखी है. सेकंड, मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द स्लैश स्टार एंड एंड्स विद स्टार स्लैश. दे कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स एंड आर गुड फॉर लॉन्गर एक्सप्लेनेशन. आपका प्रोग्राम है और उसमें एक पार्ट आता है प्रोग्राम का जिसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी है, आप बताना चाहते हैं कि ये मैंने क्यों लिखा है, तो आप वहाँ पे एक बड़ी सी कमेंट लिखते हैं, उसी को आप मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं. डॉक्यूमेंटेशन कमेंट ये स्पेशल टाइप की कमेंट होती हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में काम आती हैं. इसे पढ़ते हैं. डॉक्यूमेंटेशन कमेंट इन जावा आल्सो नोन एज जावा डॉक कमेंट्स आर स्पेशल ब्लॉक्स ऑफ कमांड्स that are used to describe the functionality of classes, methods and variable in your code. They are meant to be read by other developer and can be used to automatically generate documentation in HTML format. Here is how you write a documentation comment. ठीक है, यहाँ समझते हैं हम एक documentation comment कैसे लिखते हैं. It start with the slash double star and ends with the star slash. Each line in between can start with an star for readability, but it's not required. प्रत्येक लाइन हमारी एक स्टार से शुरू हो सकती है ताकि आपको उसे पढ़ने में आसानी हो, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जरूरी करना है. यू कैन इंक्लूड टैग्स. आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ टैग्स जैसे कि @param, @return, @throws and @c to provide more information about parameters, return, value, exception and reference. सो नाउ यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि हमारा स्लैश डबल स्टार से स्टार्ट हो रहा है. उसमें हमने स्टार करके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बताने के लिए, जैसे कि कैलकुलेट्स द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, @param अ फर्स्ट इंटीजर,
@parem b the second integer, @return the sum of a and b, एंड आपने बाद में उसे क्लोज कर दिया है स्टार स्लैश से, एंड पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड इंट a and int b and return a plus b. छोटा सा प्रोग्राम है. In this example, the first line describes what the method does, calculates the sum of two integers. ठीक है. Second, the @parem tags describe the parameter a and b. ठीक है. The return tags describe what the method return, the sum of a and b. When you use a tool like JavaDoc to generate documentation, it will process these commands and create an HTML page that nicely format all the information you have provided. This makes it easier for others to understand what your code does and how to use it. बेसिकली कमेंट्स वो चीज़ होती हैं जो आपके प्रोग्राम को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं कि आपने अपने प्रोग्राम में क्या लिखा है और पर्टिकुलर पार्ट किस चीज़ के लिए काम कर रहा है. पर्टिकुलर कोई भी जो आपका पार्ट है वो आपने बता दिया होता है कि ये पार्ट इस चीज़ के लिए है. ये सिर्फ हमारी कमेंट्स होती हैं, ये आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं. आपने डबल स्लैश लगा के लिखते भी हैं. कई बार आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, नोटपैड में जब हमने लिखा था स्टार्टिंग में डबल स्लैश लिखा के ऊपर लिख दिया था कि राइट ए प्रोग्राम, मतलब वो कहीं प्रोग्राम में यूज़ नहीं होगा. प्रोग्राम में जब उसे आप रन करोगे तो कोई भी कंपाइलर या कुछ भी उसे वो सब छोड़ देगा, उसको वो स्टेप को छोड़ देगा डबल स्लैश देखते ही. तो वो ऐसे कमेंट काम करता है ताकि आप उसे समझ पाओ कि आपने उसमें क्या लिखा है. हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है वेरिएबल. अ वेरिएबल इज लाइक ए स्टोरेज कंटेनर फॉर डाटा. इट होल्ड्स वैल्यू दैट योर प्रोग्राम कैन यूज. वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर की तरह होता है जो कि वो वैल्यू कंटेन करता है जो कि आपका प्रोग्राम यूज करने वाला है. एग्जाम्पल इंट नंबर. यहाँ आपने डिस्क्राइब किया अपने वेरिएबल को. ठीक है, दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन. नेक्स्ट आता है हमारा ईच वेरिएबल्स हैज अ नेम विच रेफर्स टू द लोकेशन इन मेमोरी वेयर द डाटा इज स्टोर. प्रत्येक वेरिएबल का एक नेम होता है जो कि उसकी लोकेशन बताता है मेमोरी में कि कहाँ डाटा स्टोर है. ठीक है, जैसे कि नंबर इज इक्वल टू 10. Now the variable number holds the value 10. Variables have the data type that defines the kind of data they can hold like integer, decimal और character. जैसे कि आपने लिखा डबल प्राइस. This variable can hold decimal numbers. ये जो हमारा वेरिएबल है ये डेसिमल नंबर्स को ही होल्ड कर सकता है. Next, you can assign a value to a variable when you declare it. This is called initialization. Double price is equal to 19.99. This variable price is initialized with 19.99. Next, the scope of a variable is a part of program where the variable can be accessed. Okay, public void my method and brackets start next bracket and local variable is equal to 5. Now local variable can only be used within my method. Next चलते हैं. The lifetime of a variable is the period during which the variable exists in memory and can be accessed. Double slash local variable exists only during the execution of my method. तो ऊपर वाले प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे भी. The value of a variable can be changed during the execution of the program. Number is equal to 15 and the value of number is now changed to 15. इसी में आगे आते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा. हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि वो डिक्लेयर कहाँ हो रहे हैं और हु कैन एक्सेस देम, मतलब उन्हें कौन कौन एक्सेस कर सकता है. सबसे पहला आता है हमारा लोकल वेरिएबल्स. डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड. ये डिक्लेयर्ड होते हैं इनसाइड द मेथड एंड एक्सेसिबल ओनली विद देम, और सिर्फ मेथड्स के द्वारा ही एक्सेसिबल हो सकते हैं. एग्जांपल इंट लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू 5. Now this accessible only within the method it's declared. जिस मेथड में डिक्लेयर्ड हुए हैं वही इनको एक्सेस कर सकता है. इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड. डिक्लेयर्ड होते हैं क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर. दे आर एक्सेसिबल बाय ऑल मेथड्स इन द क्लास. वो एक्सेसिबल होते हैं सभी मेथड से जो कि क्लास में होते हैं. पब्लिक क्लास, माई क्लास, ब्रैकेट इंट इंस्टेंस वेरिएबल. नाउ दीज आर एक्सेसिबल बाय मेथड्स इन माई क्लास. Next, static variables declared with the static keywords. They are shared among all instances of the class. Public class, my class, static int, static variables and shared among all instances of my class. इसी में पॉइंट आगे आता है, इसका नाम है constants. ये constants क्या होते हैं? A special kind of variable that doesn't change
In Java, constant are declared with the final keyword. Final double pi is equal to 3.14159. Now pi is a constant and cannot be changed. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑपरेटर्स. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन जावा ऑपरेटर्स आर लाइक टूल्स. जावा में ऑपरेटर्स हमारे टूल्स की तरह होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेशल टास्क डेटा के साथ, जैसे कि हमारा नंबर्स को ऐड करना एंड कंपेयरिंग वैल्यूज को कंपेयर करना. ऑपरेटर्स आर लाइक टूल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन योर डेटा सच एज एडिंग नंबर्स और कंपेयरिंग वैल्यूज. ऑपरेंड्स आर द आइटम. ऑपरेंड्स वो आइटम होते हैं जिन पे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, लाइक द नंबर इन अ मैथ प्रॉब्लम, जैसे कि नंबर्स मैथ प्रॉब्लम में. ठीक है, साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स. देखो जो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये जो साइन होते हैं हमारे ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, एंड जिनके बीच ये हो रहे होते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं. एंड जो भी हमारा निकल के आता है बाद में इक्वल टू के बाद वो हमारा रिजल्ट होता है. ओके, ऑपरेटर्स they are the symbols that tells Java to do something like plus or for addition or greater than for checking if one number is greater than another. Operands, these are the values or variable that the operators are applied to. For example, in 5 plus 3, 5 and 3 are operands and plus is the operator. Okay, I hope आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा. इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. उसमें सबसे पहला आता है हमारा यूनरी ऑपरेटर. In Java, a unary operator is a type of operator that needs only one operand to perform an operation. ठीक है, unary plus, unary minus, increment, decrement, logical not. Okay, unary plus क्या होता है? Indicates a positive value, but it's usually optional because number are positive by default. जो प्लस का निशान होता है वो ये डिफाइन करता है कि जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, लेकिन यूजुअली आपको नंबर के आगे लगा हुआ नहीं मिलता है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमारे नंबर पॉजिटिव ही होते हैं. यूनरी माइनस निगेट्स अ नंबर टर्निंग अ पॉजिटिव इनटू अ नेगेटिव और वाइस वर्सा. मतलब हमारे जो पॉजिटिव नंबर हैं उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना माइनस के चिन्ह से हम उसे दिखाते हैं. इंक्रीमेंट प्लस प्लस, आपने अपने प्रोग्राम्स में भी जब आप लिखते हैं ना आई प्लस प्लस, यानी वो इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं आप. तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, मतलब आप 1 वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. सेम डिक्रीमेंट अगर आपकी बात करें तो आप एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं. लॉजिकल नोट क्या होता है? इन्वर्ट्स अ बुलियन वैल्यू इफ समथिंग इज ट्रू यूजिंग मेक्स इट फॉल्स. ये इन्वर्ट करता है बुलियन वैल्यूज को, जैसे कि अगर हमारी कोई वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, अगर कोई ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा. इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप खुद समझिएगा, बहुत इजी एग्जांपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे. अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा. सेकंड आते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स. इन जावा बाइनरी ऑपरेटर्स आर लाइक टूल्स फॉर डूइंग टास्क विद 2 नंबर्स और वैल्यूज. जावा में बाइनरी ऑपरेटर्स वो टूल्स होते हैं जो हमारे 2 नंबर या वेरिएबल्स के साथ कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं. इसके अंदर सबसे पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर बेसिक मैथ ऑपरेशन. बेसिक मैथ ऑपरेशंस आपने कई बार लगाए हैं, बचपन से आप लगाते आ रहे हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया या मॉड्यूलस हो गया. छोटा सा एग्जांपल है साइड में, इफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 20, तो आपको ये वाले सभी ऑपरेटर्स इसके लगाने हैं. तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z इज इक्वल टू x माइनस वाई, z इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो आपको इसका रिजल्ट मिलता है. ठीक है, मॉड्यूलस में हम जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है हम उसको लगाते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे 100 को डिवाइड करते हैं 20 से तो उसमें कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसी वजह से z की वैल्यू 0 है. आगे इसी में दूसरा आता है हमारा रैशनल ऑपरेटर्स फॉर कंपेयरिंग 2 वैल्यूज. मतलब जब हम 2 वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं उसमें हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? इक्वल टू यानी इज इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. जैसे हमने एज्यूम किया है a की वैल्यू 100 है एंड b की वैल्यू 35 है एंड हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो क्या हमारा a इक्वल टू है b के? फॉल्स नहीं है. a ग्रेटर देन है b के? हाँ, तो ट्रू है. ए लेस देन है बी से? नहीं, तो फॉल्स. ए ग्रेटर देन है या इक्वल टू बी है? हाँ, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है. ए लेस देन या इक्वल टू है? नहीं, फॉल्स हो गया. और ए नॉट इज इक्वल टू बी? यस, ए बी के इक्वल नहीं है. अगला आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर कंबाइनिंग कंडीशंस. अब हमारे पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या हमारा? एंड. एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसे बोलते हैं हम लॉजिकल एंड. एंड का मतलब आपको समझ में आता है? एंड का मतलब हम इनटू करते हैं. 2 हमारे पास कंडीशन है, उस कंडीशन में एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो उनका आप इनटू करो. फॉल्स को आप 0 मान के चलो और ट्रू को आप 1 मान के चलो. अगर आप 0 और 1 का ही गुणा करते हो तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा. ठीक है, और की बात करते हैं तो उसमें आप प्लस लेके चलो, यानी 1
प्लस 0 वो हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने 5 लेस देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 3, इसमें से एक वैल्यू ट्रू है और ऑपरेशन लग रहा है एंड वाला, मतलब हमारी इनटू होगी, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका मतलब 0 और 1 की गुणा हो रही है तो हमारे पास 0 ही मिलेगा, तो हमारी वैल्यू फॉल्स हो गई। अब नाउ और के बारे में बात करते हैं हम। 5 इज लेस देन 2 और 5 ग्रेटर देन 3, एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है। अगर हम और की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम 0 और 1 को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा 1 मिलता है, यानी हमारी एक वैल्यू भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा। अब लॉजिकल नोट, जो भी आपकी वैल्यू आएगी ट्रू है या फॉल्स है, ये उसको उल्टा कर देगा। जैसे कि 5 लेस देन 2, ये वैल्यू हमारी तरफ से फॉल्स है कि 5 हमारा बड़ा होता है 2 से, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि छोटा है, तो वो फॉल्स है, लेकिन लॉजिकल नोट लगने की वजह से वो ट्रू हो गया है रिजल्ट में। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स फॉर असाइनिंग वैल्यूज, मतलब हमारी वैल्यू जिनको असाइन होती हैं, इसमें क्या क्या आता है, इक्वल टू, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड मॉड्यूलस इक्वल। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे x इज इक्वल टू 2 है, इसमें हमारा जो 2 यानी वेरिएबल है वो हमारा असाइन हो गया है x को। इसके बाद x प्लस इक्वल टू 4, इसका सिंपली मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 4। ऐसे ही y माइनस इक्वल टू 6 का मतलब है y इक्वल टू y माइनस 6। इसी तरह आगे इनटू इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड मॉड्यूलस इक्वल है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्नरी ऑपरेटर्स, अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ देन एज स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंटैक्स कंडीशन इफ ट्रू इफ फॉल्स। छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम को आप सीधा एग्जांपल से समझो। एग्जांपल में हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हमको ग्रेटर नंबर बता सके कौन सा है। सबसे पहले हमने लिखी क्लास में हमने उसको क्लास का नाम दिया टर्नरी एग्जांपल, टी इसका कैपिटल होगा। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग डबल ब्रैकेट args, उसके बाद आता है हमारा इंटीजर, हमने इंटीजर दिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड इंटीजर रिजल्ट एक वेरिएबल दिया। उसके बाद यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर। देखो ये ना कमेंट है एक, मेरे को नहीं पता है एग्जांपल में, मैं कभी इसे बाद में देखूंगा कि ये रिजल्ट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो ये मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेशन का यूज किया है फाइंड करने के लिए मैक्सिमम नंबर का, तो ये एक तरह से कमेंट है जो भी आपने ऊपर पढ़ी थी। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a डबल डॉट b। इसका क्या मतलब है, अगर हमारा a बड़ा है b से तो हमारा a असाइन हो जाए, लेकिन अगर a बड़ा नहीं है b से तो हमारी b वैल्यू असाइन हो जाए रिजल्ट को। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द ग्रेटर नंबर इज प्लस रिजल्ट, मतलब अगर हमारा a होगा बड़ा तो a रिजल्ट में आ जाएगा, b बड़ा होगा तो b रिजल्ट में आ जाएगा। इस प्रोग्राम को आप लिखना एंड रन करके भी देखना, ऐसा नहीं है यहाँ सिर्फ लिखवा दिया है तो आपने यहीं लिख के यहीं छोड़ दिया, इसको लिखना देखना कि कोई गलती तो नहीं है इसमें, ठीक है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इन दिस एग्जांपल द एक्सप्रेशन a greater than b question mark a double dot b evaluates whether a is greater than b. If true, a is assigned to the result, otherwise b is assigned to the result. The output will be the greater number is 20, means b is greater than a. नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ इंटीजर टाइप, मतलब बिटवाइज ऑपरेशंस हमारे जावा में यूज होते हैं प्रत्येक इंटीजर टाइप बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। दीज ऑपरेशन वर्क एट द बाइनरी लेवल, और ये ऑपरेशन हमारे बाइनरी लेवल पर वर्क करते हैं। ओके इसके अंदर हमारे 4 टाइप के होते हैं, ये कौन कौन सा, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज नॉट। तो पहला आता है हमारे पास bitwise AND. The operator compare each bit of two numbers and return a new number whose bits are set to 1 only if both the bits in the same position of both number are 1. इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में आपके पास 5 और 3 है और उनके बीच में हमें ऑपरेशन लगाना है बिटवाइज एंड वाला। बिटवाइज एंड से क्या मतलब है उसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास 5 है, इसको आपने कन्वर्ट किया बाइनरी में, 3 है इसको कन्वर्ट किया आपने बाइनरी में। अब ये जो 1 1 है ये एक बिट है, 0 1 है ये दूसरी बिट है, 1 0 है ये तीसरी बिट है एंड 0 0 ये फोर्थ बिट है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो कहीं भी आपको एंड और वाला ऑप्शन मिलता है ना, तो आपको अपने एंड और जो गेट होते थे उन्हीं का लॉजिक लगाना है। जैसे कि अगर हमसे कोई कहता है एंड, हमारे पास 2 वैल्यू हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू वाली को हम 1 मान लेते हैं, फॉल्स वाली को हम 0 मान लेते हैं। एंड का मतलब होता है गुणा, अगर हम 0 और 1 की गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक है। और का बात करें तो और को मानते हैं हम प्लस, तो अगर हम 1 + 0 करेंगे या 0 + 1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा ही मिलेगा। उसी के हिसाब से हमने 5 और 3 को करा यहाँ पे, तो पहली बिट 1 1 वाली उसने 1 दे दिया, इनटू करें हमने, और 0 1 में उसने 0 दिया क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं 0 1 की,
1 और 0 करें तो भी 0 और 0 की 0 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। बिटवाइज और सेम इसका हिसाब पढ़ो, इसमें भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जैसे कि 5 है हमारे पास 3 है, और का ऑप्शन लगा है तो और का मतलब होता है प्लस। तो अगर हम 1 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा, 0 1 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा, 1 0 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा, लेकिन जब हम 0 0 करेंगे तो हमारा 0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज एक्सोर। बिटवाइज एक्सोर मतलब जो भी वैल्यू में आपकी सेम आपके बिट्स होंगी, मतलब अगर आपका 1 1 होगा तो ये 0 दे देगा, 0 0 होगा तो 0 दे देगा, मतलब जब जब अपोजिट होंगे तब तब ये आपको 1 देगा, एंड जब जब आपके सेम होंगे तभी आपको 0 देगा। इसके बाद आता है हमारा बिटवाइज नोट। बिटवाइज नोट का सीधा सिंपल ये है कि आप जो भी वैल्यू देंगे ये उसका उल्टा कर देगा। लाइक आपने 1 0 1 0 दिया तो इसको 0 1 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल में आप इसके देखो, इसने क्या दिया है 5 दिया है और इन बाइनरी 0 1 0 1 नेगेशन वाला साइन है, ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है हमारे पास 6 इन बाइनरी 0 1 0 1 एंड 2 एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसके बाद आते हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ अ नंबर टू द लेफ्ट और राइट, देयरबाय परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय पावर ऑफ 2। शिफ्ट ऑपरेटर मतलब आपकी जो बिट्स होती हैं आप उन्हें लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं। अब लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, इनके दोनों सिंबल्स होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट का शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट का शिफ्ट टू द बिट राइट। इन दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास क्या है, इंट a इज इक्वल टू 5 एंड b आपने डिक्लेयर किया है a लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी 5 की जो वैल्यू है बाइनरी में उसमें से लेफ्ट में से एक शिफ्ट हो जाए। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 0 1 0 1। एक्चुअल साइज में हम 8 बिट में ही उसको पूरा लिखते हैं, तो पूरा कैसे लिखा जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1। अब ये जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में 0 है इसको हम यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट वाला शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ को, और हमारे पास b की वैल्यू आएगी 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड ये बाइनरी को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू 10। ऐसे ही अब बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। आपने इंटीजर लिया a इज इक्वल टू 7 एंड b आपने डिक्लेयर किया है कि a राइट शिफ्ट 1। अब जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमें पिछली 8 बिट्स की जरूरत होती है, लेकिन राइट शिफ्ट में हमें पिछले उनकी नीड नहीं होती है, तो इसमें हम जो भी राइट शिफ्ट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे आपके पास 7 है तो 7 को हम लिखते कैसे हैं 0 1 1 1, मीन्स इस 1 1 1 में से लास्ट वाला जो 1 है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। राइट शिफ्ट कर दिया एंड आपके पास क्या बचता है 1 1, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 3 की, तो आपके पास b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और यहाँ से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। करने के लिए इसे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला है, जो भी आपको इंटीजर दिया हुआ है आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, एंड राइट शिफ्ट का क्या है, आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसी तरीके से सोल्व करके उसको दिखाना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है कंट्रोल फ्लो। Control flow in Java refers to the order in which the statements, instructions, or function call of a program are executed or evaluated. In simple terms, it's like the path your code flows based on certain condition or loops you have set up. Java provides various control flows statement that allow you dictate how your program should run under different conditions. सो सिंपली अगर आपका ये क्वेश्चन भी आता है तो 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ये थ्योरी लिख देनी है एंड उसके बाद आपको ये छोटे से डायग्राम में जो भी लिखा हुआ है वो लिख देना है। जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स। देखो ये इफ एल्स, इफ स्विच, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये जितने भी चीजें हैं ये आप प्रोग्राम्स के थ्रू ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रैक्टिकली समझेंगे प्रोग्राम्स में, ये आपसे लिखने के लिए नहीं आएंगे थ्योरेटिकली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कैसे यूज करते हैं। मेरे ख्याल में आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, आपने वहाँ पे सभी को यूज किया होगा, इफ को भी यूज किया होगा, इफ एल्स को भी यूज करते हैं, स्विच को भी यूज करते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल, लूप भी यूज करते हैं, ब्रेक हम यूज करते हैं अपना प्रोग्राम खत्म करने के लिए, रिटर्न जो भी हमारी वैल्यू रिटर्न जाती है, तो ये सभी हम यूज करते हैं। वैसे ही हम जावा में भी यूज करके ना समझेंगे। सो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक और यहाँ खत्म होता है आपका यूनिट 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें आपका एक टॉपिक रह जाता है, उसे मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपना थर्ड पार्ट और फर्स्ट यूनिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके समझने के हिसाब से भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस पूरी यूनिट में से। तो इसकी वीडियो स्किप मत करना, ज़रूर से देखना और ध्यान से इस चीज़ को समझना कि होता क्या है, ठीक है? इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, उनको आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं, आपको जावा में अच्छी पकड़ बनानी है या अपना उस पे कमांड करनी है, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जो भी प्रोग्राम्स मैंने आपको लास्ट क्लासेस में दिए थे, आई होप आपने वो किए होंगे एंड सक्सेसफुली वो आपके रन भी हो रहे होंगे। अगर कोई इसमें दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आई कैन हेल्प यू कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, मैं आपको बता दूँ या मैं आपको सीधा प्रोवाइड कर दूँ उनके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे एंड आप इसी इंतजार में बैठे रहोगे कि सॉल्यूशन आएगा तो हम आगे करेंगे, तो ये अच्छी आदत नहीं है। आपको अभी से आदत डालनी है कि आप खुद ही अपने माइंड को वैसे डेवलप करो कि आप चीज़ों को समझ पाओ या चीज़ों को सोल्व कर पाओ।